हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड हाजिर हो चुके होंगे आज की इस प्यारी सी वीडियो में, जहां मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ क्विक रिवीजन। और आज का हमारे चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आप सभी ने। आज हम ह्यूमन आई और जो कलरफुल वर्ल्ड है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और वो भी 15 मिनट के अंदर ही करेंगे। बहुत लंबा टाइम हम नहीं लेने वाले। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत करने के पहले जो चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन आई, मानव नेत्र, पहली बात तो आंखें दिखाई कैसी देती है तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी की इमेज है। अगर तुम लोगों को पेपर में बनाने के लिए आए, डेफिनेटली आती है कि ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर पेपर में पूछा जाता है। तो सुनो सुनो सुनो, ह्यूमन आई बच्चे तुम्हें कुछ इस प्रकार से अपने एग्जाम में बनाकर आना है। मैंने ऑलरेडी इसे बना के रखा है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं, और मैंने बहुत बार इसे बनाना भी सिखाया है। तो पहली बात तो कौन कौन से सेक्शन होते हैं फटाफट से देखो। सबसे सामने वाला सेक्शन बच्चे कॉर्निया होता है, ये वाला पूरा सेक्शन नेत्रोद होता है। ऊपर नीचे यहाँ पर आयरिस दिख रही है, बीच में एक छोटा सा होल होता है जिसे हम प्यूपिल यानी पुतली कहते हैं। ये हमारी आंखों का एक परमानेंट लेंस होता है जिसे हम आई लेंस बोलते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस के नाम से भी ये जाना जाता है। अंदर इस पूरे सेक्शन को बच्चे हम काचा द्रव यानी विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ये एक्वस ह्यूमर होता है और ये विट्रस ह्यूमर। इसी के साथ ऊपर नीचे इस सेक्शन को सिलियरी मसल्स यानी कि पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। सबसे पीछे इस वाले सेक्शन को रेटिना, हिंदी में दृष्टि पटल कहलाता है, और सबसे पीछे इस वाले सेक्शन को ऑप्टिक नर्व यानी दृक तंत्रिका कहते हैं। फटाफट से मैं सभी के काम समझा देती हूँ। लाइट रेस, प्रकाश की किरण बच्चे कॉर्निया से आती है, ठीक है ना, और कॉर्निया से आकर किससे टकराती है? आयरिस और प्यूपिल। आयरिस जो है वो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने तक, और प्यूपिल जो है उसी के थ्रू लाइट अंदर एंटर करती है, कहाँ पर? अभिनेत्र लेंस से टकराती है। आई लेंस जो है उसी की सहायता से ही हम हर एक वस्तु को देख पाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा पास है, थोड़ा दूर है, बहुत दूर है, हर डिस्टेंस पर रखी वस्तु को हम देख पाते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट जो है हमारे आई लेंस, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के बिल्कुल पास में, सो आई लेंस जो है वो मोटा हो जाता है, और सिलियरी मसल्स जो है वो क्या हो जाती हैं भाई? संकुचित हो जाती हैं। और जैसे ही ऑब्जेक्ट दूर जाता है सो आई लेंस रिलैक्स होने लगता है, आई लेंस जो है वो लंबा होने लगता है, और जो सिलियरी मसल्स पक्षमाभी पेशियां वो भी रिलैक्स हो जाती हैं कि अरे ऑब्जेक्ट पीछे है, दूर है, आसानी से देख लेंगे। सो आई लेंस की बात करें, इसे एडजस्ट करने का काम कौन करता है? वो करती हैं बच्चे पक्षमाभी पेशियां। आई लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है और फ्लेक्सिबल लचीला होता है, तभी इसका शेप जो है वो चेंज होता रहता है। अब लाइट रेस, प्रकाश की किरण, इससे होते हुए सीधे टकराती हैं रेटिना से। रेटिना पर ही टकराएंगी तभी हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा। रेटिना पर रियल और बच्चे कैसी इमेज बनती है? इन्वर्टेड इमेज बनती है। क्या बोला है? रियल और कैसी इमेज बनती है? इन्वर्टेड, यानी कि ये रियल इमेज बनाएगा लेकिन इन्वर्टेड। फिर हम उसे क्या करते हैं? सीधा करके देखते हैं, मतलब ऑप्टिक नर्व। जैसे इस पर इमेज कैसी बन रही है? रियल यानी कि बच्चे वास्तविक, और बन रही है इन्वर्टेड यानी कि उल्टी। फिर ये उल्टा जो प्रतिबिंब है ना, ये कौन? ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन को दे देगा। अब ऑप्टिक नर्व इसे हमें सीधा करके शो करता है। इस तरह से मैंने आपको इन सभी के क्या बता दिए हैं? काम बता दिए हैं, ठीक है। इन सभी के बच्चे हमने क्या देख लिए हैं? काम। तो सुनो, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, ये नेत्र के डायफ्राम पर स्थित ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली होती है, और इसी से होकर नेत्र में प्रकाश जो है वो प्रवेश करता है, और नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है। बिल्कुल सही बोला है, यह नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित एक बहुत ही पतली सी बच्चे झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन होती है, और इसी से होकर नेत्र में जो लाइट यानी कि प्रकाश है वो प्रवेश करता है, और यह नेत्र का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। श्वेत पटल की बात करेंगे बच्चे, सो ये जो श्वेत पटल होता है वो अग्र नेत्र के सफेद भाग को ही हम श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल की अगर बात करते हैं, ये हिंदी में स्क्लेरा कहलाता है, ये व्हाइट वाले सेक्शन को कहा जा रहा है, और इसके आवरण को जो कॉर्निया के चारों ओर फैला होता है उसे हम कंजक्टिवा कहते हैं, और यही आंख का रक्षात्मक कवच होता है जो बेसिकली हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करके रखता है। परितारिका इंग्लिश में आयरिस कहलाती है। हमारा एक मस्कुलर डायफ्राम जिसके ऊपर कॉर्निया होता है, सबसे बाहर की साइड उभरा हुआ निकला हुआ। सो ये जो आयरिस परितारिका तुम्हें दिखाई दे रही है ना बीच में, ये एक मस्कुलर डायफ्राम होता है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। अब बहुत ज्यादा रोशनी होगी ना, सो ये प्यूपिल के साइज को और छोटा कर देगा ताकि ज्यादा मात्रा में लाइट हमारे आंखों के अंदर एंटर ना हो।
ताकि ज्यादा मात्रा में लाइट एंटर होगी तो भाई हमारे आंखों के अंदर इतने सारे पार्ट है, कितने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं, तो ये उसे छोटू करके रखता है। और जैसे ही रोशनी जो है बहुत कम होती है, हम ऐसे ऐसे कई बार देखते हैं, तो ये उस स्थिति में आइरिस प्यूपिल के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देता है ताकि ज्यादा मात्रा में लाइट जाए और हम ऑब्जेक्ट को देख सके। ओके, सो ये कॉर्निया के पीछे स्थित होता है तथा गहरा वलयाकार पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ पिपिल यानी कि पुतली। अब भाई अभी बताया मैंने, ये नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब परितारिका सिकुड़ जाती है, यानी परितारिका बोले तो आइरिस की बाचुली, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो पिपिल का जो साइज है वो कम हो जाता है और नेत्र में प्रवेश करने वाली लाइट की जो मात्रा है वो भी कम हो जाती है। और जब परितारिका फैलती है तो पिपिल का साइज भी बढ़ जाता है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी बच्चे बढ़ जाती है। नेक्स्ट आइएगा अभिनेत्र लेंस, जिसे हम आई लेंस कहते हैं या फिर बच्चे क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अभिनेत्र लेंस एक लचीला है ना और मुलायम पदार्थ से बना हुआ एक पारदर्शी उत्तल लेंस है। बिल्कुल सही, हमारी आंखों में एक परमानेंट लेंस होता है, मैं अभी बताया था, लेंस फ्लेक्सिबल है, लचीला है, चेंज होता रहता है, ऑब्जेक्ट बहुत पास में है, मोटा हो जाएगा ताकि उसकी जो रेज है वो रेटिना पर पहुंचा सके। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो ये लंबा सा हो जाएगा, ऐसे करके ये काम करता है, ठीक है। और हमारे सबकी आंखों में एक परमानेंट लेंस कॉन्वेक्स लेंस ही होता है जो विभिन्न दूरियों की वस्तु को फोकसित करने के लिए अपने आकार को बदलता रहता है। नेक्स्ट आइएगा सिलियरी मसल, पक्षमाभि पेशियां, ये पेशियां अभिनेत्र लेंस को जकड़े रखती हैं, पकड़े रखती हैं, ऐसे देख पा रहे हो ना, ऐसे ऐसे जकड़े रखती हैं, पकड़े रखती हैं और ये लेंस के आकार को नियंत्रित भी करती हैं। इसी के साथ विट्रस ह्यूमर काचा द्रव बच्चे एक जेली जैसे पदार्थ का बना होता है जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे आई बॉल, ये पूरा हमारा क्या होता है आई बॉल, इस पूरे में क्या भरा होता है विट्रस ह्यूमर और नेत्र गोलक, हमारी आई बॉल का ज्यादातर पार्ट जो है वो इसी से ही काचा द्रव ही घेरने का काम करता है। रेटिना वेरी इंपॉर्टेंट, इसे दृष्टि पटल कहते हैं और ये नेत्र गोलक का सबसे पीछे वाला पश्च भाग होता है और पर्दे का काम करता है। इसी पर किसी भी वस्तु का रियल और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, रियल और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दृक तंत्रिका, ये तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ा होता है। ये रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। समझे कि नहीं मैम? ये ठीक है, हम समझ गए सारे काम को। अब ये समंजन क्षमता क्या है? अरे भाई, जो मैंने तुम्हें बताया ना कि हमारी आई लेंस जो है पास रखी वस्तु, दूर रखी, बहुत दूर रखी, हर स्थिति में अपने आप को एडजस्ट करती है, जिसमें इसकी हेल्प करती है पक्षमाभि पेशियां। अगर पक्षमाभि पेशियां दुर्बल या वीक हो जाए, सही से काम ना करे, तो समंजन क्षमता घट जाती है और हम वस्तु को सही तरीके से नहीं देख सकते। सो समंजन क्षमता की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है, वही उसकी क्या कहलाती है बच्चे? समंजन क्षमता कहलाती है। इसी के साथ प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन सुनो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ये रहा प्रिज्म, सारे पॉइंट सुन लो। अब क्या होता है, ये रहा प्रिज्म बेटा, यहाँ पर ये माध्यम है सघन माध्यम, ये माध्यम है क्या बच्चे? विरल माध्यम। और जब भी लाइट रेज प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो हमेशा वो अभिलंब की ओर झुकती है, और अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी। ये रहा इसका नॉर्मल यानी अभिलंब, और ये रहा बच्चे इसका नॉर्मल यानी अभिलंब। जो ये लाइट जा रही है बेटा, ये होगी आपतित किरण, पहला पॉइंट, ठीक है। अंदर के साइड जो ये ऐसी जानी ऐसे चाहिए थी, लेकिन अभिलंब की ओर जो ये यहाँ पर झुकी है ना, ये यहाँ पर गई है, डेफिनेटली गई है, अच्छा सॉरी उल्टा बोल दिया, ये है हमारा नॉर्मल अभिलंब। हमने देखा जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन अभिलंब की ओर ऐसे झुक गई, झुकी कि नहीं? सो ये हमारी क्या हो जाएगी बेटे? अपवर्तित किरण। और ये फिर जानी ऐसे चाहिए थी, ये रहा नॉर्मल अभिलंब, अब ये दूर भाग जाएगी उससे, तो ये क्या है बच्चे? निर्गत किरण। तीनों किरण समझ में आ गया, ठीक है, डन। नेक्स्ट आ जाइएगा। इसी के साथ साथ हमने क्या देखा कि भैया यहाँ पर क्या है बेटा? प्रिज्म कोण भी है। क्या है? प्रिज्म कोण भी है। कहाँ पर है? सो एंगल ए जो है प्रिज्म कोण है, इसी के साथ एंगल बी भी प्रिज्म कोण है और एंगल सी भी यहाँ पर प्रिज्म कोण ही है। इसी के साथ ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण यहाँ है, आपतित कोण यहाँ बन रहा है क्योंकि आपतित किरण यहाँ पर है। अपवर्तित किरण जो है यहाँ है तो यहाँ अपवर्तन कोण बनेगा, और यहाँ पर निर्गत किरण है तो बच्चे निर्गत कोण बनेगा, और सबसे पीछे यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि विचलन कोण बन रहा है, ठीक है। सो कांच के त्रिभुज प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ये हमने यहाँ पर देखा। मैम ये प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है? तो सुनो बेटा, ये भी मैं तुम्हें बताती हूँ
कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है। ये रहा कांच का प्रिज्म, ये यहाँ पे देख लेते हैं, टाइम बच जाएगा है ना, 15 मिनट्स में ही पूरा पढ़ना है ना। सो ये कांच के प्रिज्म से जब भी व्हाइट लाइट टकराती है ना, तो ये इसे 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड कर देता है। और वो 7 डिफरेंट कलर्स कौन से होते हैं बच्चे? विबग्योर होते हैं। इसे मैं ऐसे लिखती हूँ, क्या होते हैं? विबग्योर होते हैं। इसके अलावा कोई दूसरे नहीं हो सकते हैं। विबग्योर में हमेशा ध्यान रखना V नीचे होगा और R ऊपर होगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है? प्रिज्म प्रकाश का विक्षेपण होता है, ठीक है, जिसे हम डिस्पर्जन बेसिकली बोलते हैं। सबसे बी से बोले तो ये वॉयलेट है, ये इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, और बच्चे ये क्या है? रेड है ना। ये तुम्हें सारे कलर्स ध्यान रखने। और प्रकाश के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण मैंने तुम्हें बताया। एक साइंटिस्ट जिनका नाम तुमने हमेशा सुना ही होगा, फिजिक्स पढ़ो और न्यूटन जी का नाम ना पढ़ो तो ऐसा होता ही नहीं है। 2 प्रिज्म तुम्हारे सामने है, लेकिन एक प्रिज्म इसके जस्ट सामने उल्टा है। हमें ये तो पता है कि किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट टकराती है, सो वो उसे 7 डिफरेंट कलर्स विबग्योर में डिवाइड कर देती है। न्यूटन जी ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बोला कि अगर ठीक इसके सामने एक और प्रिज्म में रखता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो भैया व्हाइट लाइट आई, 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हुई, नो प्रॉब्लम। बट जैसे ही एक और प्रिज्म वो भी उल्टा रखा, तो बच्चे इससे टकराने के बाद इसके बाहर अगेन व्हाइट लाइट ही ट्रेवल हुई। इसके बाहर कौन सी लाइट निकली? व्हाइट लाइट निकली। तो श्वेत प्रकाश से के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर जाना। और किसने बताया था? न्यूटन जी ने हमें बताया था। नेक्स्ट आते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बहुत बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में से एक कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है तारों का टिमटिमाना। क्या बोला मैंने? इसका बेस्ट एग्जांपल है तारों का टिमटिमाना। कई बार हम देखते हैं कि तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत तो होते हैं, ग्रे नहीं, लेकिन तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पहली बात तो धरती से उसका डिस्टेंस काफी ज्यादा है। दूसरी बात कि जैसे ये रहा क्या? तारा, ठीक है, और ये इसका आभासी स्थिति। बेटा लाइट रेस, प्रकाश की किरण, मान लो कि तुम यहाँ पर हो धरती पे कहीं पर, हमारी धरती के ऊपर भी क्या होती हैं? कई सारी लेयर्स होती हैं। और मान लेते हैं कि ये है स्टार। बच्चे जैसे ही ये हम तक आएगा ना, ये इन लेयर से टकराकर बहुत बार रिफ्लेक्ट होगा और हम तक पहुंचते पहुंचते भी कई बार रिफ्लेक्ट होगा, जिसके कारण कई बार हम उसे देख पाते हैं तारे को प्रॉपर, और कई बार हम उसे मतलब वो ब्लिंक करता हुआ हमें दिखाई देता है, जिससे हमने टिमटिमाहट का प्रतीक दिया है। और कारण क्या होता है बच्चे? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इसके पीछे कारण होता है। एक और कहानी मैं तुम्हें बताती हूँ टिंडल जी की। उन्हीं के नाम पर उन्होंने टिंडल इफेक्ट जो है वो किया था, इन्हीं के नाम पर ही रखा गया। टिंडल उन्हीं का नाम था जिसके नाम पर टिंडल इफेक्ट बताया गया। एक्चुअली क्या होता है ना बच्चे कि भाई देखो, ये फ्लैशलाइट जलाई जा रही है जहां पर एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जिसे हम विलियन कहते हैं। मान लेते हैं कि ये सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है। इसी के जस्ट सामने हमने क्या देखा कि बच्चे ये मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर है? वाटर एंड मिल्क का मिक्सचर है। अब क्या होता है, हम देख पा रहे हैं कि ये जो फ्लैशलाइट है वो इसमें हमें प्रॉपरली जाते हुए दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हमने देखा कि इसकी लाइट इजीली ट्रेवल होते हुए मिक्सचर में दिखाई दे रही है। ये हमें टिंडल जी ने बताया था, क्योंकि बच्चे यहाँ पर मिल्क के छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जो लाइट को बहुत ज़्यादा स्कैटर करने का काम कर रहे हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसी से ही रिलेटेड है, जिसके कारण स्काई हमें ब्लू दिखाई देता है, जिसके कारण समुद्र का पानी हमें नीला दिखाई देता है, जिसके कारण बच्चे हम ये दोनों कहानी याद है, जिसके कारण जब सनराइज होता है तो सनराइज होते समय मेनली जो सूर्य है वो रक्ताभ रेड दिखाई देता है, कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। सनसेट होता है तो भी हमें जो सन है वो रक्ताभ लाल सा दिखाई देता है, कारण क्या होता है बेटा? प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है। समझ पाए कि नहीं? सॉल्यूशन में ये चीज संभव नहीं है। एक और चीज ध्यान से सुनिएगा, आकाश का नीला दिखाई देना कारण बता दिया, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और सेम ऐसे ही सनराइज सनसेट होते समय कुछ इस तरीके का कलर भी आपको दिखाई देता है, कारण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है। सो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक ही पार्ट में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। एक और चीज़ जाने से पहले, जब सनराइज होता है तो आपने कई बार नोटिस किया होगा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ कि सनराइज जब होता है मान लेते हैं 6 बजे, लेकिन 5:58 पर उसकी इमेज दिखाई देती है। एक प्यारे से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इसके पीछे क्या रीजन होता है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।